नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार के निजीकरण से देश को होने वाले नुकसान की। शरद पवार की पीएम मोदी को नसीहत की। जानेंगे कि 6 महीने में मोदी सरकार ने छीनी कितनी नौकरियां। पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व के मोर्चे पर कौन मारेगा बाजी। और आखिर में बात कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने संशय की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में शिक्षा को लेकर असम सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राज्य में 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने को दी मंजूरी। राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने दी जानकारी। 20 अगस्त से शुरू होगा उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र। 65 से अधिक उम्र के विधायक वर्चुअल तरीके से हो सकेंगे सदन की कार्यवाही में शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में विधानमंडल दल की बैठक में लिया गया फैसला। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। पूर्णबंदी के कारण बिजली के दामों में की गई कटौती। अब राज्य में 5 रुपए की जगह 3 रुपए यूनिट देने होंगे बिजली के दाम। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज। 31 अगस्त से कांग्रेस प्रचार अभियान का करेगी शंखनाद। 84 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल महासम्मेलन का करेगी आयोजन। दक्षिण बिहार की सीटों पर रहेगा फोकस। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 86 अंक ऊपर 38,615, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23 अंकों की तेजी के साथ 11,408 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में निजीकरण का सिलसिला और बढ़ाते हुए अब बैंकों, रेलवे स्टेशनों के बाद सरकार ने एयरपोर्ट को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है। जी हां, आज हुई मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में देश के 6 एयरपोर्ट का मैनेजमेंट और ऑपरेशन प्राइवेट प्लेयर को सौंपने का फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद यह सवाल फिर उठता है कि आखिर क्या होगा देश का। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। महामारी के दौर में आज मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसे लेकर उम्मीद लगाई जा रही थी कि जनता की भलाई के लिए कई फैसले लिए जाएंगे। अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में सरकार कोई कदम उठाएगी। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसे प्रस्ताव पर मुहर लगाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, देश के और 6 एयरपोर्ट का मैनेजमेंट और ऑपरेशन प्राइवेट प्लेयर को दिया गया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 6 हवाई अड्डों का संचालन, प्रबंधन और विकास का ठेका प्राइवेट कंपनियों को दिए जाने का फैसला किया गया है। इसके लिए नीलामी के जरिए टेंडर मंगाया गया था। सबसे ज्यादा बोली लगाने वालों को जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट को पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी को नहीं देगी। 50 साल तक चलने के बाद एयरपोर्ट फिर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को वापस मिलेंगे। सरकार के इस फैसले से देश की जनता को नुकसान हो सकता है। दरअसल निजीकरण को बढ़ावा देने से प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमानी करेंगी। किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। आम नागरिकों के लिए हवाई सफर करना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सरकार ने जनता की इस परेशानी के बारे में जरा भी नहीं सोचा और प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA और अधीनस्थ पदों के लिए CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने का अधिकार दे दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ये अब समाप्त करने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। इससे युवाओं को लाभ होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में करीब 20 रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं। ये सब समाप्त करते हुए सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने ये कहा कि युवाओं की ये मांग वर्षों से थी, लेकिन अब तक इस पर फैसला नहीं लिया गया था। इस एक फैसले से युवाओं की तकलीफ भी दूर होगी और उनका पैसा भी बचेगा। युवाओं को अब एक ही परीक्षा से आगे जाने का मौका मिलेगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य रहेगी। इस दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेगा। अब सरकार तो रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन वहीं एयरपोर्ट का निजीकरण करके लोगों के भविष्य पर संकट भी ला रही है। इस पर जाहिर तौर पर सियासी पारा गरमाना तय है। तो चलिए अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आदित्य। राजीव जी, जनता ने सरकार को जिम्मेदारी दी थी कि वो सभी को साथ लेकर चलेगी और देश को आगे ले जाएगी, लेकिन यहां तो सरकार हर चीज का निजीकरण कर अपनी जिम्मेदारी से बरी होती नजर आ रही है। क्या देश में अब हर चीज पर निजी कंपनियों का ही नियंत्रण होगा या सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? जी बिल्कुल आदित्य, इस सरकार का रवैया यही लग रहा है कि वो सत्ता का सुख तो उठा रही है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां उठाने से बच रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, तेल, पानी, हर क्षेत्र में धीरे धीरे निजी खिलाड़ियों का खुला खेल खेलने की छूट सरकार दे रही है। बैंकिंग में भी निजी क्षेत्रों का दबदबा बढ़ा और बीते दिनों रेलवे के निजीकरण की तैयारी भी सरकार ने कर ली। इस तरह हर वो सुविधा जो आम आदमी को सरकार के कारण उपलब्ध होनी चाहिए थी, उसका निजीकरण हो गया है या हो रहा है। एयरपोर्ट्स के साथ
साथ भी ऐसा ही हम देख रहे हैं कि यही सब कुछ हुआ है। देश में निजी विमान सेवाएं तो पहले से थी ही, लेकिन एक दशक पहले दिल्ली और मुंबई के साथ साथ कुछ महानगरों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लीज पर यहाँ के एयरपोर्ट्स दिए गए थे। उसके बाद 5 हवाई अड्डों को निजी हाथों में सौंपा गया और अब मोदी सरकार ने कुछ और एयरपोर्ट्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए खोल दिया है। सरकार का कहना है आदित्य कि इससे जो 1070 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट विकसित करने के इस्तेमाल में ये पैसे का उपयोग करेगी। यात्रियों को भी सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, ये भी सरकार का कहना है। ये दलीलें आदित्य सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो काम निजी कंपनियां कर सकती हैं उन्हें करने में सरकार को क्या तकलीफ है? क्यों सरकार एयरपोर्ट्स पर सुविधाएं अच्छी नहीं कर सकती या एयरपोर्ट का संचालन अच्छे से नहीं कर सकती? क्या उसके पास संसाधनों और योजनाकारों की कमी है? अगर ऐसा है तो उन कमियों को दूर क्यों नहीं करती? अगर उन कमियों को दूर करने की काबिलियत सरकार में नहीं है तो क्या उसे सत्ता पर बने रहने का हक है? जरा सोचिएगा। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। एक तरफ सरकार तेजी से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले कोऑपरेटिव बैंकों में भी सरकार की दखलंदाजी जारी है। इसे लेकर ही विपक्षी पार्टी कई बार आवाज उठा चुकी है। वहीं आज शरद पवार ने भी प्रधानमंत्री मोदी को इसी बारे में चिट्ठी लिखी है और सरकार को चेतावनी दी है। सरकारी कंपनियों, बैंकों को संभालने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन मोदी सरकार इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है। यही वजह है कि एक के बाद एक चीजों का देश में निजीकरण होता जा रहा है, जिसके खिलाफ विपक्षी पार्टियां आवाज उठा रही हैं। जनता भी सड़कों पर आ चुकी है, लेकिन सरकार अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। सरकार के इसी अड़ियल रवैये को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी है कि कोऑपरेटिव बैंकों पर सरकार की बढ़ती दखलंदाजी ठीक नहीं है। सरकार सहकारी को प्राइवेट बैंकों में बदलने की कोशिश कर रही है। इससे बैंकों के साथ साथ जनता को बहुत नुकसान होगा। पवार ने कहा कि सहकारी बैंकों का सहकारी चरित्र कायम रखना चाहिए, तभी ये बैंक किसानों और ग्रामीण मजदूरों, खेतिहरों की मदद करने के अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। उन्होंने पीएम मोदी को उनके फैसले की खामियां बताते हुए कहा कि वे सहकारी बैंकों में वित्तीय अनुशासन के पक्षधर हैं, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि सहकारी बैंकों को निजी बैंकों में बदल देने से फंड की हेराफेरी एकदम से ही रुक जाएगी। उन्होंने आंकड़ों के जरिए मोदी सरकार को जवाब देते हुए कहा, वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में सहकारी बैंकों में सबसे कम धोखेबाजी दर्ज की गई है। 100 साल पुराने और देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाले सहकारी बैंकों पर बेवजह की पाबंदियां न लगाई जाए। शरद पवार के तेवर उस वक्त तल्ख हुए हैं जब मोदी सरकार ने विचार किया है कि वो सहकारी बैंकों में निजीकरण को बढ़ावा देगी। इसी सोच पर सियासत गर्मा गई है और मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। शरद पवार अक्सर मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। आज भी उन्होंने यही करने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार कब तक जागती है। फिलहाल तो उसकी नीतियों का हर्जाना देश के युवाओं को उठाना पड़ रहा है। जी हां, देश में आई स्वास्थ्य मुसीबत में सरकार के फैसलों का असर देश की जनता पर दिख रहा है। जहां एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है, तो वहीं दुगनी रफ्तार से बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि पिछले 6 महीने में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसने देश की स्थिति को बयां कर दिया है। बता दिया है कि युवा आज दर दर भटकने को मजबूर हैं। आज देश में वो दौर भी शुरू हो गया है जहां पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार हो गए हैं। MBA, CA से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले युवा हाथों में अपनी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं जगह हो तो बताइए, कहीं नौकरी हो तो दिलाइए, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं है सिवाय हताशा के, कहीं कुछ नहीं है सिवाय निराशा के। लोग लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं, जिसके आंकड़े सामने आ रहे हैं। जी हां, आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से जुलाई के दौरान 2 करोड़ 67 लाख लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र यानी CMIE ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अप्रैल में 1 करोड़ 77 लाख वेतनभोगियों की नौकरियां चली गई। इसके बाद मई में 1 लाख लोगों की नौकरी गई। इसी तरह जून में 39 लाख लोगों की नौकरियां गई और जुलाई में एक बार फिर 50 लाख लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। CMIE ने बताया कि वेतनभोगी नौकरियां आसानी से नहीं छूटती हैं, मगर एक बार नौकरी छूट जाए तो दोबारा नौकरी पाना भी खासा मुश्किल होता है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी जाना चिंता की बात है। वैसे ही देश में नौकरियां कम हैं, बावजूद इसके लोगों को निकाला जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2019 से 20 में ही वैतनिक नौकरियां अपने औसत से करीब 1 करोड़ 90 लाख से कम थी। पिछले वित्त वर्ष में ये संख्या अपने स्तर से 22% कम थी। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र की रिपोर्ट में व्यापारियों के हाल को भी बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे व्यापारी, फेरी वालों और दिहाड़ी मजदूरों को अप्रैल में बहुत नुकसान हुआ है। ये आंकड़े युवाओं के स्याह भविष्य को बता रहे हैं। इसे देखकर भी अगर सरकार नहीं जागी तो देश की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि रोजगार नहीं तो अर्थव्यवस्था को रफ्तार नहीं।
कभी सोचा नहीं था कि देश की स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि करोड़ों नौकरियों पर बन आएगी, लेकिन मोदी सरकार में जो अभी तक नहीं हुआ वो सब कुछ हो रहा है। कुछ ऐसे ही हालात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ही बने हुए हैं। विपक्षी पार्टियां भी सोच रही थी कि महामारी की वजह से विधानसभा चुनाव को टाल दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग से अपील भी की थी। बावजूद इसके इलेक्शन कमीशन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि बिहार चुनाव समय पर कराने के लिए उसकी तैयारियां चल रही हैं। साथ ही चुनाव आयोग अगले 3 दिन में एक गाइडलाइन भी जारी कर सकता है। तो क्या निर्देश दे सकता है चुनाव आयोग, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार में चुनाव इस साल ही होंगे ये लगभग साफ हो चुका है। विपक्षी दलों ने विरोध जताया, एलजेपी ने भी आवाज उठाई, यहां तक कि बीजेपी ने भी विपक्षियों के सुर में सुर मिलाए, लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग ने किसी की एक न सुनी और चुनाव समय पर कराने का ऐलान कर दिया। इस घोषणा के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चुनाव कैसे होंगे, किन नियमों का पालन किया जाएगा, क्या तैयारियां होंगी। इसके जवाब अभी पूरी तरह से नहीं मिले हैं। हालांकि कुछ जानकारियां जरूर सामने आई हैं। दरअसल आज आगामी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की बैठक हुई, जिसमें आयोग ने राजनीतिक दलों की ओर से भेजे गए सुझावों पर विचार किया। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की ओर से भेजे गए सुझावों पर भी विचार किया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि सभी तरह के सुझावों पर विचार करने के बाद अगले 3 दिनों के अंदर चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। आयोग ने चुनाव अधिकारियों को भी ये निर्देशित किया कि स्थिति को देखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक चुनाव के दौरान विस्तृत योजना बनाएं। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि अगले कुछ दिनों में जारी होने जा रहे ये दिशा निर्देश राजनीतिक दलों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित होंगे। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि महामारी को ध्यान में रखते हुए एक समय में केवल 50 लोगों को ही लाइन में खड़े रहने की इजाजत दी जाएगी। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही फिंगर पॉइंट पिनों का इस्तेमाल ईवीएम को दबाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, अधिकारियों के बीच भी शीशे की दीवार बनाई जाएगी। तो अब चुनाव आयोग अपनी कमर कस चुका है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार चुनाव का ऐलान कब तक होता है। बिहार चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव आयोग अब कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों की रणभेरी बजा सकता है, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। सियासी दल तो पश्चिम बंगाल में भी तैयारी में बैठे हैं। बीजेपी की नजरें राज्य की सत्ता पर टिक गई है तो भगवा के सहारे सत्ता पर काबिज होना चाहती है। लेकिन ममता बनर्जी भी हिंदुत्व के मोर्चे पर उसे टक्कर देने को तैयार हैं। उन्होंने भी बीजेपी के दांव को फेल करने के लिए बिसात बिछा दी है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर मुद्दे तो कई हैं, लेकिन राजनीतिक दिशा हिंदुत्व की तरफ नजर आ रही है। जहां बीजेपी भगवा चोला धारण कर ममता सरकार को धराशायी करना चाहती है, तो वहीं सीएम ममता ने भी हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। दरअसल आगामी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया। पंडितों द्वारा किए गए इस अनुष्ठान के दौरान सौमित्र खान ने एक मुंडन समारोह का आयोजन भी किया। उन्होंने घोषणा की कि वो अगले 1 साल तक केवल भगवा कपड़े पहनेंगे, जब तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार राज्य से हट नहीं जाती। सौमित्र खान ने कहा कि टीएमसी जो पाप कर रही थी और हम उसके साथ थे, अब उसी का प्रायश्चित कर रहे हैं। ऐसे मुंडन करा के और गेरुआ कपड़ों में रहेंगे। वहीं दिलीप घोष ने भी कहा कि हम ममता सरकार को हरा कर रहेंगे, इसमें भगवान राम हमारा साथ देंगे। बीजेपी नेताओं के इन बयानों से साफ है कि पार्टी सूबे में सिर्फ हिंदुत्व को हथियार बनाकर चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन ममता सरकार भी उसके दांव से बखूबी वाकिफ है। इसीलिए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि भगवान राम बहुत नेक थे, वो सच की राह पर चले थे। इसीलिए बंगाल की जनता भी केवल सच का साथ देगी, वो झूठ बोलने वालों को नहीं बख्शेगी। इतना ही नहीं, सीएम ममता ने कहा कि हमारी पार्टी घर घर जाकर लोगों से संपर्क साधेगी और उन्हें बीजेपी का झूठ बताएगी। बीजेपी और टीएमसी दोनों के बयानों से साफ है कि वो हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। ऐसे में देखना होगा कि जनता किसकी नैया पार लगाती है। और बुलेटिन के आखिर में बात कांग्रेस के अध्यक्ष पद की। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर संशय बरकरार है। राहुल गांधी कई बार इस बात से इनकार कर चुके हैं कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। ऐसे में पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, यह सवाल भी बना हुआ है। ऐसे में पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर कई नामों पर चर्चा हो रही है। तो किन नामों पर हो रही है चर्चा, इस रिपोर्ट में देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। उन्हें मनाने की कोशिशें तो बहुत हुई, लेकिन राहुल का कहना साफ था कि हार की जिम्मेदारी मेरी है, इसीलिए त्यागपत्र वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। राहुल गांधी जब नहीं माने तो सोनिया गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष की तलाश अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। सोनिया गांधी का कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस के कई नेता बार बार राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी भी अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। उन्होंने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो पार्टी का अध्यक्ष पद चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का पद गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति को सौंपा जाए, ये इच्छा भी राहुल गांधी पहले जता चुके हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी गांधी नेहरू परिवार से बाहर के शख्स को कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपने की वकालत कर रही हैं।
इसके बाद ये लग रहा है कि कांग्रेस का मुखिया गांधी परिवार के बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है। बहरहाल पार्टी में बुजुर्ग और युवा दोनों खेमों के बीच से कुछ नामों पर चर्चा हो सकती है। अगर चर्चा में चल रहे नामों की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम चल रहा है, लेकिन क्या वो राजस्थान सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, ये सवाल भी बना हुआ है। एक नाम और रेस में चल रहा है, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे का। खड़गे को गांधी परिवार की पसंद भी माना जाता है। एससी वर्ग का होना भी उनके हक में जाता है। वहीं गुलाम नबी आज़ाद का नाम भी अध्यक्ष पद में चल रहा है। उनमें संगठन क्षमता भी है और प्रशासनिक अनुभव भी। वैसे पार्टी में कई और भी बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर मंथन हो सकता है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।